नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर हम बात करते हैं आईसी इंजन के रिलेटेड, जो 7th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीटीयू के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है उसके बारे में। और पर्टिकुलरली वहाँ पर भी हम जो टॉपिक्स लेते हैं वो सिलेबस के अंदर से होते हैं। तो दिस इज प्योरली फॉर द आईसी इंजन सब्जेक्ट, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बुक के तौर पे ये लेक्चर्स वर्क करेंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 28 और यहाँ से 1 to 27 लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कवर करने वाला हूँ जहाँ पर जो जीटीयू में पूछे गए हैं ऑलरेडी। आपको ईयर भी बता दूंगा और क्वेश्चन भी बता दूंगा। बट 1 to 27 लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में आपको इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सरफेस इंजीनियरिंग एंड आईसी इंजन तीनों की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं और उससे पहले मैं बता दूं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम इग्निशन लेग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन जीटीयू में, विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इग्निशन लेग इन एसआई इंजन, और वो भी 7 मार्क्स के लिए ऑलरेडी पूछा गया है। कौन से ईयर में पूछा गया है मैं आपको बता देता हूं। दैट इज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ इन द क्वेश्चन नंबर 5A and in 2019 and in 2016 क्वेश्चन नंबर 4B, सॉरी 2019 में क्वेश्चन नंबर 4B में विंटर में, एंड 2017 में क्वेश्चन नंबर 5A। अगर आप पेपर भी देख लेते हैं तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। 2017 में पूछा गया था व्हाट आर दी डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इग्निशन लेग इन एसआई इंजन कंबशन, एंड 2019 में पूछा गया था एक्सप्लेन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इग्निशन लेग इन एसआई इंजन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इग्निशन लेग इन एसआई इंजन ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसके अंदर टोटल 7 फैक्टर्स हैं। 7 फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और 7 फैक्टर्स अगर आप लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ जयवीर शाह, आई एम हैविंग 10 years of experience in teaching as an assistant professor in mechanical engineering department at Virayathan Institute of Engineering, which is affiliated by GTU, UGC and AICT. My qualifications are BE Mechanical with 9.47 CPI, and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI, Masters in Automobile with 9.12 CPI, and PGDI IPR means Post Graduation Diploma in Intellectual Property Right with top in Gujarat 9.12 CPI. I am also Indian patent agent and my Indian patent agent number is 3339. Currently pursuing PhD, a YouTuber, an influencer and mentor. लेट्स डिस्कस अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इग्निशन लेग इन एसआई इंजन। तो हमें इग्निशन लेग सबसे पहले पता होना चाहिए। आपके पास 10 सेकंड है, आप इग्निशन लेग क्या होता है, किस 2 पॉइंट के बीच का टाइम होता है, वो मुझे सिर्फ लिख के बताइए। सिर्फ आपको 2 पॉइंट ही लिखने हैं, वेदर इट इज A to B, B to C और A to C। ये लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आपने लिख दिया होगा कमेंट में। ये टाइम होता है बिटवीन पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए क्या है, जहां से स्पार्क प्रोड्यूस हुआ वो पॉइंट, एंड पॉइंट नंबर बी क्या है, जहां से फर्स्ट फ्लेम जनरेट हुई वो पॉइंट, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां से मोटरिंग कर्व एक्चुअल कर्व से डिफर हुआ वो पॉइंट। तो इग्निशन लेग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज डिटेल में। सबसे पहले इग्निशन लेग को जो अफेक्ट करता है वो है एयर फ्यूल रेशियो। क्या करता है? एयर फ्यूल रेशियो, या आप कह सकते हो मिक्सचर की स्ट्रेंथ। तो अब मिक्सचर की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले मैं यहां पर टॉपिक लिख दूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इग्निशन लेग। ये मैंने लिख दिया टॉपिक। फैक्टर्स affecting ignition leg।
और उसके अंदर हम फर्स्ट बात कर रहे हैं जो है मिक्सचर स्ट्रेंथ। मिक्सचर स्ट्रेंथ को समझने के लिए मिक्सचर स्ट्रेंथ, ओके। तो मिक्सचर स्ट्रेंथ को समझने के लिए पहले मिक्सचर स्ट्रेंथ है क्या वो पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना एयर फ्यूल रेशियो से हम क्या कहते हैं कि रिच मिक्सचर होगा, लीन मिक्सचर होगा एंड स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर होगा, करेक्ट। तो मिक्सचर स्ट्रेंथ में हम कब कहेंगे स्टोक्योमेट्रिक, कब कहेंगे लीन, कब कहेंगे रीच, वो पता होना जरूरी है। तो हम रीच तभी कहेंगे जब मिक्सचर की स्ट्रेंथ 100% से ज्यादा हो, 100% से ज्यादा हो तब जाके वो मिक्सचर कौन सा होगा, रीच मिक्सचर होगा। और अगर 100% से कम है तो वो लीन मिक्सचर हो जाएगा। रिच मिक्सचर क्या होता है, जहां पर फ्यूल ज्यादा है एयर कम है वो रिच मिक्सचर है, एंड जहां पर एयर ज्यादा है फ्यूल कम है वो लीन मिक्सचर है। स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो थियोरेटिकली 15:1 है एंड प्रैक्टिकली 14:7.1 है, 14.7:1 है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 9th-10th लेक्चर में, अब तो हम बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। तो नो नीड टू डिस्कस अबाउट इट, आप आराम से समझ चुके होंगे जहां पर फ्यूल ज्यादा है उसे हम रिच मिक्सचर कहेंगे, जहां पर फ्यूल कम है उसे हम लीन मिक्सचर कहेंगे एज कंपेयर टू स्टोक्योमेट्रिक रेशियो। अब यहां पर एक डायग्राम आपको समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मिक्सचर स्ट्रेंथ, हाउ इट अफेक्ट द इग्निशन लेग। ओके, तो दोनों साइड पे क्या लिखा होगा, यहां पर एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। एक्स एक्सिस पे आएगा मिक्सचर स्ट्रेंथ और वाई एक्सिस पे आएगा इग्निशन टाइमिंग इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड, इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड। तो यहां पर आएगा इग्निशन लेग या इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन लेग में लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ मिली सेकंड, ओके। मैं यहां पर लिख देता हूं कुछ 1 2 3 4 एंड 5 मिली सेकेंड्स। और यहां पर मिक्सचर स्ट्रेंथ बता देता हूं। मिक्सचर स्ट्रेंथ के लिए हम स्टार्ट करेंगे, समझ लीजिए यहां पर 60 80 100 120 एंड 140। जब आप ये डायग्राम बना रहे हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मिक्सचर स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि स्लाइटली हायर यानी स्लाइटली रीच मिक्सचर पे ही मैक्सिमम पावर मिल सकता है। ये तो हमने दोनों चीजें देख ली थी, मैक्सिमम एफिशिएंसी स्लाइटली लीन मिक्सचर पे मिलती है और मैक्सिमम पावर के लिए स्लाइटली रीच मिक्सचर चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज रिवाइज कीजिएगा पीछे के लेक्चर्स को। तो यहां पर हमें हमारे पास स्लाइटली रीच मिक्सचर चाहिए फॉर द मैक्सिमम पावर पर्पस, एंड इन दैट केस ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से बनता है। हमें पहले है ना ये पॉइंट डिफाइन कर लेना है, अगर आप कर्व बना रहे हैं ना तो ये पॉइंट सबसे मीनिंगफुल है, यानी 100 से ज्यादा के ऊपर मैंने एक पॉइंट बना दिया है, बस वहां से आपको ये कर्व को नीचे लेके जाना है। तो ये कर्व मैं नीचे लेके गया और यहां से मैंने ऊपर ले लिया, ये कर्व हमारा बन गया। उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है ये वाला। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जब स्लाइटली रीच मिक्सचर होगा, देखिए 100% से ज्यादा मिक्सचर की स्ट्रेंथ है तो एक स्लाइटली रीच मिक्सचर है, तो जब स्लाइटली रीच मिक्सचर होगा तभी जाके मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होता है, और मैक्सिमम पावर जब प्रोड्यूस होता है तब मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर जनरेट होता है, या मैक्सिमम हीट उसी टाइम पे प्रोड्यूस होती है इंजन के अंदर। अगर मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हुई इंजन के अंदर तो इंजन के पास ऑलरेडी इनिशियल टेम्परेचर इतना अच्छा है कि वो इग्निशन लेग को यानी कि स्पार्क होने की टाइमिंग से लेके फर्स्ट फ्लेम होने की टाइमिंग के लिए जो हीट चाहिए उसमें से ज्यादा हीट अवेलेबल हो जाएगी इंजन के पास, तो इट विल रिड्यूस द इग्निशन लेग। आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूं, मिक्सचर स्ट्रेंथ स्लाइटली रीच चाहिए हमें इग्निशन लेग को कम करने के लिए। ये ग्राफ का भी मीनिंग वही है
कि अगर स्लाइटली रिच मिक्सचर होगा तो इग्निशन लेग कितना होगा, 1 मिलीसेकंड से भी कम होगा। और अगर स्लाइटली लीन यानी बहुत ही लीन मिक्सचर मैंने ले लिया 60% में, जहां पर 60% फ्यूल है और 100% एयर है, अगर वैसा मिक्सचर मैंने ले लिया तो क्या होगा, वहां पर 5 मिलीसेकंड का इग्निशन लेग बनेगा। सिर्फ फर्स्ट फ्लेम ऑफ कंबशन प्रोड्यूस होने के लिए 5 मिलीसेकंड लग जाएगी। तो सिंपल सा मीनिंग समझिए, क्या होगा स्लाइटली रिच मिक्सचर पे, स्लाइटली रिच मिक्सचर पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, मैक्सिमम पावर की वजह से मैक्सिमम हीट मिलेगी, मैक्सिमम हीट की वजह से इग्निशन लेग रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल रीजन समझ में आ चुका है? तो प्लीज ये कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि व्हाई एट स्लाइट रिच मिक्सचर इग्निशन लेग इज रिड्यूस। आपके पास 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको टाइम कम लगा है, वीडियो को पॉज कीजिए और लिख दीजिए। डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जहां पर हम बात करेंगे इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर के बारे में। तो सेकंड पॉइंट है इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर को समझने के लिए, अगर इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर को समझने के लिए, जस्ट अ मिनट, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो डायग्राम है इग्निशन लेग वर्सेस टेम्परेचर के बारे में। देखिए इग्निशन लेग तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि इग्निशन लेग के बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो एक्स एक्सिस पे है वहां पर हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं इस डायग्राम को समझने के लिए। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं इग्निशन लेग परफेक्ट एंड वर्सेस टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, not any other temperature, ignition leg versus initial temperature। आप यहां पर भी स्केल लगा सकते हैं 1 to 15 मिली सेकंड्स की, ये मिली सेकंड्स में ही रहेंगे, और बीच में मैं लगा देता हूं 10। तो ये तो सिंपल हो गया। अब यहां पर टेम्परेचर कितना लिखना है, टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर कितना होता है at the turbine। The initial temperature at the turbine may be in terms of thousands of Kelvin, thousands of Kelvin। तो 4000 से लेके 6000 केल्विन तक इनिशियल टेम्परेचर, ये आपको चीज याद रखनी पड़ेगी। तो टेम्परेचर किस में है, केल्विन में, तो बीच में मैं लिख देता हूं 5000। ओके, तो ये बन गया हमारे पास कि टेम्परेचर कौन सी रेंज में है, ये समझ में आ गया। पहले वाले में हमने समझा था मिक्सचर स्ट्रेंथ कौन से टर्म में, अब टेम्परेचर कौन से टर्म में। अब यहां पर हम डायग्राम्स बनाते हैं। डायग्राम किस तरीके से बनेंगे, जैसे जैसे मैं इनिशियल प्रेशर को वेरी करता जाऊंगा, इनिशियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इग्निशन लेग कम होता जाएगा। देखिए जैसे कि मैं यहां पर एक डायग्राम बना दिया मैंने, ये एक कर्व आया, ये दूसरा कर्व आया, और ये तीसरा कर्व आया। और ये तीनों कर्व को समझने के लिए पहले वाले में 7 बार प्रेशर है, दूसरे में 24 बार 7 बार प्रेशर समझ लीजिए, यहाँ पर 14 बार प्रेशर समझ लीजिए, और यहाँ पर 28 बार प्रेशर समझ लीजिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, 7 में से 14 हुआ तो इग्निशन लेग कितना हो गया, 10 हो गया। 14 में से 28 हुआ तो वहां पर भी इग्निशन लेग कितना हुआ, कम हुआ। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, इनिशियल प्रेशर बढ़ता है, इग्निशन लेग कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इग्निशन लेग कम होता है। देखिए हर एक कर्व में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इग्निशन लेग उस कर्व के लिए कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में 14 बार प्रेशर पे अगर टेम्परेचर इनिशियल कम है
तो यहाँ तक यानी ज्यादा इग्निशन लेग चाहिए, बट अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो यहाँ तक यानी कि कम इग्निशन लेग चाहिए। वेरी मच सिंपल। और इसका भी रीजन वही है कि ड्यू टू द इनिशियल टेम्परेचर एंड ड्यू टू द इनिशियल प्रेशर हमें स्पार्क प्रोड्यूस करके फर्स्ट फ्लेम जनरेट करनी है। उसमें जो हीट चाहिए वो हीट गेन करने में आसानी होती है, क्योंकि इनिशियली ही ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर यहाँ पर हीट वो मिल चुकी होती है, इसी वजह से इग्निशन लेग कम हो जाता है। तो ये दोनों रीजंस तो आप समझ गए, दोनों चार्ट्स आप समझ गए। अब डायरेक्टली मूव करते हैं थर्ड चार्ट के ऊपर, जहां से हमें थर्ड पैरामीटर मिलेगा जो है इलेक्ट्रोड गैप। इलेक्ट्रोड गैप को जानना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों पैरामीटर्स आपने समझ लिए तो यू विल गेट मोर देन हाफ ऑफ द मार्क्स। बाकी के पैरामीटर तो बहुत ही इजी है, आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। बस ये इलेक्ट्रोड गैप समझ लेना अभी कि इलेक्ट्रोड गैप कैसे इफेक्ट करता है इग्निशन लेग को। इग्निशन लेग को किस तरीके से इफेक्ट करता है इलेक्ट्रोड गैप। अब इलेक्ट्रोड गैप है क्या? इलेक्ट्रोड्स अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोड यानी जहां से स्पार्क प्रोड्यूस होता है वही स्पार्क प्लग या इलेक्ट्रोड आप समझ लीजिए। वहां पर दो स्पार्क यानी दो जंक्शंस होते हैं, एक नेगेटिव जंक्शन होता है, एक पॉजिटिव जंक्शन होता है। उन दोनों के बीच में एक गैप रहता है। उस गैप को हमें मेजर करना होता है, जो कुछ मिलीमीटर्स में रहते हैं, यानी 0.25 मिलीमीटर से लेके ज्यादा मिलीमीटर तक जा पाते हैं। तो यहाँ पर हमें वही लिखना है कि इग्निशन, पहले हम इलेक्ट्रोड गैप देखेंगे और सामने इग्निशन लेग देखेंगे। ओके, चलिए फिगर बना देते हैं, ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। परफेक्ट। आप ये इलेक्ट्रोड गैप को मैं 0 से लेके यहाँ पर 0.25 से लेके समझ लीजिए कि कहां तक लेके जा रहा हूं, 1 तक लेके जा रहा हूं, 1 मिलीमीटर। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोड गैप इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर। और यहां पर क्या रहेगा? वही इग्निशन लेग। और इग्निशन लेग यहां पर उसकी लिमिट रहेगी 0 से लेके 1.6 मिली सेकेंड्स तक। मिली सेकेंड्स ही है ना? आई विल चेक एंड कंफर्म। मिक्सचर स्ट्रेंथ, सॉरी यहां पर मिक्सचर की स्ट्रेंथ है फ्रॉम 80 टू 160, फ्रॉम 80 टू 160 मिक्सचर की स्ट्रेंथ है। तो बीच में हम ले लेते हैं 120 और यहां पर हम ले लेते हैं 0.5। ओके, अब ये डायग्राम्स को थोड़ा सा ट्रिकी डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि डायग्राम कहना क्या चाहता है। तो पहले तो मैं 1 के ऊपर एक लाइन बना दूंगा। इस डायग्राम को बनाने के लिए 1 के ऊपर मैंने लाइन बना दी, और यहां से शुरू होता है एक काम। जो काम क्या है? यहां से काम हो रहा है शुरू, यहां से सारे कंप्रेशन रेशियो के हिसाब से, छोटा सा कंप्रेशन रेशियो तो छोटी चीज, फिर बड़ी चीज, फिर बड़ी चीज और फिर बड़ी चीज। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारा है क्या। तो देखिए यहाँ पर 4.5 का कंप्रेशन रेशियो, ये क्या है? आर है, आर कंप्रेशन रेशियो। यहाँ पर आप समझ लीजिए 6 का कंप्रेशन रेशियो है, यहाँ पर आप समझ लीजिए 8 का कंप्रेशन रेशियो है, यहाँ पर आप समझ लीजिए 12 का कंप्रेशन रेशियो है। अब इसको समझना क्या है, ये डायग्राम से हमें कंक्लूजन क्या निकालना है वो समझिएगा। आराम से ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को और ट्राई कीजिए कि इसका कंक्लूजन आप पोज करके निकाल पाए कि ये कहना क्या चाहता है ये डायग्राम। अगर ये समझ में आ गया ना आपको, तो बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इग्निशन लेग तो हमने मेंशन किया ही नहीं है, बट इसका इफेक्ट हमें बताना है कि इग्निशन लेग में इफेक्ट क्या होगा। परफेक्ट, तो कैसे हम बताएंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए ये डायग्राम से आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 4.5 कंप्रेशन रेशियो के लिए हमें इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा चाहिए, 0.5 से लेके 1 मिलीमीटर तक चाहिए। ये तो बात सही है, क्योंकि 4.5 का कर्व इतना ही है, छोटा सा कर्व है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा चाहिए। और जो 12 वाला कंप्रेशन रेशियो है, ये वाला कंप्रेशन रेशियो है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रोड का गैप कम चाहिए। परफेक्ट।
अब लॉजिकली सोचिए, देखिए ये दो कंक्लूजन मैंने बनाए कि जब कंप्रेशन रेशियो कम है तब इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा चाहिए, जब कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तब इलेक्ट्रोड का गैप कम चाहिए। अब आप समझिए कि इलेक्ट्रोड का गैप करता क्या होगा। इलेक्ट्रोड का गैप जो है वो ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। अगर आपके पास कंप्रेशन रेशियो कम है यानी प्रेशर कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा रखिए। ज्यादा गैप रखेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा तो आपका जो इंजन है वो वर्क कर पाएगा। यानी कि आपके पास अगर इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा है, बड़ा है, भले ही वहां पर कंप्रेशन रेशियो भी ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा है तो फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो अगर इलेक्ट्रोड का गैप ज्यादा होगा तो इग्निशन लेग कम होगा। ये कंक्लूजन आया। फिर से रिपीट कीजिएगा स्टेटमेंट को अगर ना समझ में आए तो, मगर बहुत ही इजी है समझना, वैसे तो इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग फैक्टर्स के बारे में। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर मिक्सचर स्ट्रेंथ, ये हो गया सेकंड फैक्टर इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया थर्ड फैक्टर इलेक्ट्रोड गैप। अब हम फोर्थ एंड फिफ्थ फैक्टर के बारे में बात करते हैं। फोर्थ फैक्टर है स्पीड एंड फिफ्थ फैक्टर है टर्बुलेंस। फोर्थ फैक्टर है स्पीड एंड फिफ्थ फैक्टर है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होता है? टर्बुलेंस यानी घूमता हुआ आए अंदर। अगर इनटेक मैनिफोल्ड में एयर एंड फ्यूल का रेशियो घूमता हुआ आए अंदर तो उससे होता क्या है? बेटर मिक्सिंग ऑफ एयर एंड फ्यूल। मगर वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है किसको? इग्निशन लेग को। पहले तीन पैरामीटर्स ने इफेक्ट किया था, अब जो पैरामीटर है वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। ये जो टर्बुलेंस है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ड्यू टू द इंजन स्पीड। अगर इंजन की स्पीड ज्यादा होगी, इंजन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो हमारे पास क्रैंक का रोटेशन कम हो जाएगा। क्रैंक का रोटेशन कम हुआ उसका मीनिंग सेम टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप इंजन को कम स्पीड पे चला रहे हैं, धीरे से चला रहे हैं, तो जो क्रैंक का पोजीशन है ना आपके पास 20 to 30 डिग्री रहता है जहां पर आपको स्पार्क प्रोड्यूस करके फर्स्ट फ्लेम बनानी है। मगर मिली सेकंड उतनी रहेगी, जैसे कि 1 मिली सेकंड में वो 30 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब इंजन की स्पीड बढ़ गई तो वो जो 30 डिग्री रोटेशन लेने के लिए जो टाइम लग रहा था ना वो कम हो गया। तो टाइम कम होने की वजह से इग्निशन लेग को आपको स्पार्क एडवांस करना पड़ेगा, यानी इग्निशन लेग को प्रॉपर टाइमिंग देनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे टर्बुलेंस बढ़ेगा, टर्बुलेंस क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्पीड बढ़ती है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी या टर्बुलेंस बढ़ेगा हमें इग्निशन लेग को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा कंपैरेटिवली स्पीड के हिसाब से। अगर वहां पर स्पीड कम है तो इग्निशन लेग अच्छा होगा, मींस इग्निशन लेग तो उतना ही रहेगा मगर इग्निशन के लिए प्रॉपर टाइमिंग मिल पाएगी। अगर हमारे पास टर्बुलेंस या स्पीड ज्यादा होगी तो हमें स्पार्क को एडवांस करना पड़ेगा। स्पार्क को एडवांस करना यानी अगर कम स्पीड पे हम स्पार्क को 160 डिग्री पे अगर इल्यूमिनेट करते हैं, स्पार्क को प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा स्पीड पे हमें स्पार्क को 150 या 120 डिग्री पे ही इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। तब जाके हमारे पास सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम होगा जिससे हम जो फ्लेम है उसको प्रोपोगेट करवा पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? अगर हमने सेम पोजीशन पे यानी स्लो स्पीड पे भी हमने 160 डिग्री पे ही स्पार्क को प्रोड्यूस किया एंड हाई स्पीड पे भी हमने 160 डिग्री पे ही स्पार्क को प्रोड्यूस किया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे पास जो एक्सपांशन स्ट्रोक है उसमें हमें कम पावर मिलेगा। आई होप आप समझ चुके हैं। नहीं समझे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस ये चीज रिपीट करवा दूंगा। ओके, अब दो रह गए हैं, एक टॉपिक रह गया वो है रेसिडुअल गैसेस, सिक्स्थ फैक्टर। रेसिडुअल गैसेस क्या करते हैं? रेसिडुअल गैसेस यानी जो भी गैसेस आफ्टर कंबशन बच जाते हैं इंजन के अंदर, जो धुआं बन के एग्जॉस्ट गैसेस में बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसे रेसिडुअल गैसेस कहा जाता है। तो वो रेसिडुअल गैसेस क्या करेंगे? वो जो फ्रेश चार्ज आ रहा है, फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है, उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूट करने की वजह से जो फ्रेश चार्ज है ना वो डाइल्यूट होने की वजह से क्या हो जाएगा? जैसे ही डाइल्यूट होगा तो उसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेस रह जाएंगे। अब एयर भी है, फ्यूल भी है और एग्जॉस्ट गैसेस भी है। तो समझिए फ्यूल के सराउंडिंग में थोड़े से एयर पार्टिकल्स रहेंगे और बाकी के पार्टिकल्स एग्जॉस्ट गैसेस के सराउंडिंग में रहेंगे। तो एग्जॉस्ट गैसेस के सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स है वो तो नॉन यूटिलाइज हो गए। अब वो फ्यूल दूसरी बार तो फ्यूल बर्न होने वाला नहीं है, तो जो भी फ्यूल के सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स है वही यूज हो पाएंगे। तो ड्यू टू द डाइल्यूशन ऑफ रेसिडुअल गैसेस, जो फ्यूल के जो रेसिडुअल गैसेस के सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल्स है वो बर्न नहीं कर पा रहे हैं फ्यूल को, दैट्स व्हाई इग्निशन लेग इज इंक्रीजेस। तो रेसिडुअल गैसेस के प्रेजेंस की वजह से
रेसिड्यूअल गैसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और एक पॉइंट कुछ रह गया है, मैं देख लेता हूं। टर्बुलेंस भी आ गया, इलेक्ट्रोड गैप भी आ गया, इंजन भी आ गया। हाँ, कंप्रेशन रेशियो, अगर मैं बात करूं कंप्रेशन रेशियो की, जो है 7th पॉइंट, कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो एक्चुअली है क्या? दैट इज V1 डिवाइडेड बाय V2। V1 है क्या? जब हम पिस्टन की मूवमेंट करवाते हैं फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, तो जितना भी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है दैट इज कॉल्ड V1। एंड V2 क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर इसी को ही मैं लिखना चाहूं तो इसी को ही मैं ले सकता हूं कि एज पर दी व्हाट से, एज पर दी एडियाबेटिक प्रोसेस, हम यही कहते हैं ना कि T2 बाई T1, T2 क्या है? टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन, T1 क्या है? टेम्परेचर एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंप्रेशन। T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 रेस्ट टू गेमा माइनस 1 अपॉन गेमा इज इक्वल्स टू V1 बाई V2 रेस्ट टू गेमा माइनस 1। अब ये देखिए यहां पर V1 बाई V2 क्या है? वो है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है प्रेशर रेशियो के साथ, यानी कंप्रेशन रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर रेशियो भी बढ़ेगा। देखिए P2 बढ़ेगा, V1 बाई V2 की वैल्यू बढ़ेगी तो P2 बढ़ेगा, P2 बढ़ेगा मींस एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ा तो वापस हम 2 नंबर के पॉइंट पे आ गए। अगर प्रेशर बढ़ा, इनिशियल टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ा, तो इग्निशन लेग अपने आप कम हो जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कंप्रेशन रेशियो। मगर आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये तो आप एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस तो एक्चुअल है नहीं। अगर आप पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे तो ये गेमा को सिर्फ आपको एन के साथ रिप्लेस करना है, नथिंग एल्स। अगर आप इसको एन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये होगी एक्चुअल प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जहां पर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1.4 होगी, क्योंकि एडियाबेटिक्स इंडेक्स की वैल्यू 1.4 है। तो अगर आपने एन से रिप्लेस कर दिया फिर भी ये रिलेशनशिप तो वही रहा, यानी कि V1 बाई V2 का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P2 बाई P1 के साथ। V1 बाई V2 की वैल्यू यानी कि कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी तो P2 बाई P1 यानी कंप्रेशन की वैल्यू बढ़ेगी, प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, प्रेशर की वैल्यू बढ़ने से हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से इग्निशन लेग कम हो जाएगा। तो आई होप कि आपने ये सातों के सातों पैरामीटर्स आप समझ चुके हैं। एक बार रिवाइज कीजिए, दिमाग में बिठाइए, इसको पॉज कीजिए वीडियो को, इतनी स्लाइड्स को देख लीजिए, कहीं पर स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए और ध्यान रखिए साथ को रिवाइज कीजिए। किस तरीके से रिवाइज करेंगे? सबसे पहले मिक्सचर स्ट्रेंथ, फिर इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड फिर फिर आपको इलेक्ट्रोड गैप के बारे में। ये 3 पॉइंट पहले क्यों लेने हैं? पहले इसीलिए लेना है कि आप जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक कर रहा है, उसको आप समझा रहे हो कि मैंने जो तीनों में डायग्राम्स है, जो तीनों में क्रक्स है, जो तीनों में चार्ट है, वो तो मैंने आपको बता दिए। तो बाकी का पैरामीटर्स मुझे आता ही होगा। अगर आपने ये 3 लिख दिए तो मुझे लगता है कि वो आलस के मारे एग्जामिनर बाकी के पॉइंट्स चेक नहीं करेगा, समझ ही लेगा कि भाई ये 3 जो हार्ड वाले वो तो आ गए, तो इजी वाले तो आने ही वाले हैं। तो ये 3 हो गए। फर्स्ट था मिक्सचर स्ट्रेंथ, सेकंड था इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड थर्ड था इलेक्ट्रोड गैप। फोर्थ एंड फिफ्थ में स्पीड एंड टर्बुलेंस, सिक्स्थ में रेसिडुअल गैसेस एंड सेवंथ में कंप्रेशन रेशियो। अगर इस तरीके से आप इसको सेटअप करते हैं अपने दिमाग में तो मुझे लगता है कि यू विल गेट 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कहे हैं वो मुझे लिख के भेजिएगा, और प्लीज ये 7 फैक्टर्स मुझे लिख के व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।